औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। 14 साल के मुआविया को पानी से बिजली के झटके दिए गए। ये किसी फिल्म का सीन नहीं था, ये 2011 के बाद का सीरिया था। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने सेना को खुली छूट दी। आदेश साफ था, जो करना है करो, बस भीड़ को कुचल दो। सीरिया एक देश नहीं रहा, वो एक युद्ध का मैदान बन गया। एक तरफ आइसिस, दूसरी तरफ रेबल ग्रुप्स, बीच में आम जनता और ऊपर से अमेरिका और सीरियन सेना। इस एक फैसले की कीमत पूरे देश ने चुकाई। करीब 5 लाख लोग बिना वजह मारे गए, ज्यादातर आम और मासूम नागरिक। वैसे तो सीरियन सिविल वॉर के ऊपर कई वीडियोस बनी हुई है, लेकिन आज हम थोड़ा यूनिक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। सीरिया दुनिया का सबसे बदकिस्मती वाला देश, जहां जन्म लेना मतलब नर्क में सीधा आमंत्रण। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले हो जो आप इस कंट्री में नहीं जन्मे, जहां दशकों से सिर्फ लड़ाई चल रही है। यह लड़ाई आज तक भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आज के दिन की यानी 2026 में भी सीरिया में हालात कुछ खास नहीं है। हाल ही के खबरों की माने तो सीरिया में आइसिस के 120 आतंकवादी जेल से भागने में सफल हुए हैं। 2024 के दिसंबर में जब से अहमद अल शरा सीरिया के राष्ट्रपति बने, तभी सीरिया के हालात में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। सीरिया की आर्मी आए दिन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के ऊपर हमला कर रही है, जो कुर्द देश की मांग कर रहे हैं। एक तरफ आईएसआईएस के आतंकवादी भी अपने नए अवतार के तलाश में एकजुट हो रहे हैं। ये सीरिया के आज के हालात हैं। सीरिया में सिर्फ साल बदलता है, लेकिन जनता की किस्मत नहीं। साल 2011, सीरिया, शहर दर्रा और एक 13-14 साल का बच्चा मुआविया सियासने, जो छोटी उम्र का लेकिन क्रांतिकारी सोच रखने वाला। उसकी रोज की दिनचर्या, रोज उठना, स्कूल जाना और खेल और मस्ती करना और अपनी माँ से मार खाना, ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन एक चीज उसे सबसे अलग बनाती थी, उसे हर रोज रेडियो पर खबरें सुनना बहुत पसंद था। और उसी समय अरब के देशों में एक मूवमेंट चल रही थी जिसका नाम था अरब स्प्रिंग, यानी एक ऐसी मूवमेंट जो अरब देशों के अंदर बरसों से चल रही जन विरोध की लहर, जिसने ट्यूनीशिया और मिस्र को पहले ही सत्ता से बेदखल कर दिया था। वैसे भी सीरिया में बरसों से तानाशाही ही चल रही है, और उसमें भी साल 2006 से 10 के काल में सीरिया का सबसे बड़ा सूखा पड़ता है, जिससे सीरिया में लगभग 8 लाख लोग अपनी आजीविका खो बैठते हैं। करीब 1.5 मिलियन लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे और 85% पशु पानी की वजह से मारे गए। बस यही सबसे बड़ा कारण बनने वाला था आगे जाकर। दरअसल साल 2000 में जब हाफिज अल असद की मृत्यु होती है, तब उनके बेटे बशर अल असद राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त होते हैं। लोगों को लगा शायद अब हमारे हालात सुधरेंगे, लेकिन लोगों फिर से निराशा हाथ लगी। बाप और बेटे में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। लोग महंगाई, बेरोजगारी से परेशान हो गए थे, और उसी दौर में अरब में एक मूवमेंट चल रहा था। बरसों से चली आ रही तानाशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और सरकार को उखाड़ फेंकना, यही अरब स्प्रिंग का मकसद बन चुका था। मुआविया ये खबरें रोज सुनता था और उससे भी लगता था हमारे देश में भी ऐसा मूवमेंट होनी चाहिए। एक दिन मुआविया इन चीज से तंग आकर वह स्कूल के दीवार के ऊपर एक लाइन लिख देता है, डॉक्टर इट्स योर टर्न। उस समय सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अपने लिए सीक्रेट पुलिस रखता था। इस पुलिस का काम यह था, जो भी इस सरकार के खिलाफ कुछ बोलता या फिर इनकी कमी गिनाता, तो उनको वह पुलिस पकड़ कर ले जाती थी और बाद में बहुत बेरहमी से सजा देती। एक दिन उस शहर की पुलिस उसे स्कूल के दीवार पर लिखी लाइन देख लेती है और यह खबर ऊपर चली गई। तब उधर से तुरंत ऑर्डर आते, जिसने भी ये गुस्ताखी की है उसे किसी भी हालात में पकड़ कर लेके आओ। तब शहर की पुलिस वहां जाकर कहती है, जो भी दीवार के ये लाइन लिखा है वो तुरंत सामने आ जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुआविया ये सारी चीजें देख रहा होता है, लेकिन वह सामने नहीं आता। उससे पता था ये लोग उससे बख्शेंगे नहीं। बाद में पुलिस शहर के सारे बच्चों को पकड़कर ले जाती है। जब वे उनके माँ बाप उन बच्चों को लेने जाने आते, तब उनको भी धमकी देकर भगाया गया और कहा गया, इन बच्चों को भूल जाओ, दूसरे बच्चे पैदा कर लो, अगर नहीं कर सकते तो अपने बीवियों को हमारे पास भेज दो। ऐसे कहकर भीड़ को वहां से मारकर भगाया जाता है। बाद में बच्चों को बहुत टॉर्चर किया गया।
उनके पैरों के और हाथों के नाखून काट दिए गए। जब वे उन बच्चों को छोड़ते हैं तब वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। जब उनके माँ बाप बच्चों की हालत देखते हैं तो उनको ये हालत देखी नहीं गई। इसके कार्रवाई में उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किए, वह भी एकदम पीसफुल। बच्चों पर हुए उस जुल्म की खबर दर्रा की गलियों में धीरे नहीं आग की तरह फैली। शुरुआत में हाथों में हथियार नहीं थे, सिर्फ पोस्टर थे, नारे थे। सरकार को लगा ये भी बाकी विरोध प्रदर्शन की तरह कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद यह विरोध प्रदर्शन देश भर में फैलने लगा। बशर अल असद ने सेना को खुली छूट दे दी। जुलाई 2011 आते आते प्रदर्शन काफी खतरनाक रूप ले चुकी थी। इस बार लोगों ने भी हथियार उठाए और तनाव बढ़ता गया। सेना की यह क्रूरता देख सेना के ही लोग सेना से अलग होकर अपनी एक नई टुकड़ी बना ली, जिसका नाम था फ्री सीरियन आर्मी। वे मूल रूप से पूर्व सीरियाई फोर्सेस के अधिकारियों का एक गुट था, जिनका लक्ष्य अभी असद सरकार को गिराना था। फ्री सीरियन आर्मी के साथ कई रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट भी शामिल होने लगे। ये खासकर सुन्नी मुस्लिम समुदाय से आते थे, जिनका उद्देश्य सल्तनत को खत्म कर सुन्नी बहुमत कायम करना था। आगे आंदोलन दर्रा से दमिश्क, होम्स, एलेप्पो और इदलिब तक पहुंच गया। जनता बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। साल 2012 इस साल आंदोलन कई भागों में बंट गया और सरकार काफी कठोर निर्णय लेने लगी। लोगों के ऊपर टैंक और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसी को बख्शा नहीं गया। लोग अपनी जानें बचाने के लिए शहर और देश छोड़कर भागने लगे। 2012 तक UNHRC रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में करीब 19,000 मासूम लोगों की जानें गई और 1 लाख से भी ऊपर लोग रिफ्यूजी बनकर टर्की, लेबनान और जॉर्डन में रहने लगे। इसी वक्त इराक में बैठे कई सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप्स अपने पैर सीरिया की ओर पसारने लगे। इसमें अबू बकर अल बगदादी वह शख्सियत था जो आगे जाकर लाखों लोगों का यमराज बनने वाला था। और उधर सीरिया में असद की सहायता के लिए रूस और ईरान आर्थिक सहायता कर रहे थे और हिजबुल्लाह खुद आतंकियों को भेजता था। लेकिन अब धीरे धीरे फ्री सीरियन आर्मी के पास लड़ने के लिए हथियार कम होने लगे। फ्री सीरियन आर्मी शुरुआती में एक आम लोगों का ढीला ढाला संगठन था। उनके पास कोई मजबूत सेंट्रल कमांड नहीं, बस लूटे हुए हथियार और काले बाजार से लाए हुए। 2013 आते आते फ्री सीरियन आर्मी गिरने लगी। लड़ाके बिना वेतन के काम करने लगे। कमांडर अपने अपने गुट चलाने लगे। फ्री सीरियन आर्मी की हालत दिन प्रतिदिन गिरने लगी और एक दिन फ्री सीरियन आर्मी के नेता जनरल सलीम इदरीस सारी दुनिया के सामने आते हैं और कहते हैं, अगर हमें मदद नहीं मिली तो मध्यम विद्रोही खत्म हो जाएंगे और चरमपंथी जीत जाएंगे। जब यह खबर दुनिया भर में फैलती है तब उस समय जितनी भी असद सरकार के खिलाफ देश थे, खासकर सुन्नी मुल्क, उन्होंने फ्री सीरियन आर्मी को पैसा, ट्रेनिंग और हथियार देने फैसला लिया, जिसमें सऊदी अरब, UAE, तुर्की, यहाँ तक कि इजराइल भी शामिल था। रूस की हस्तक्षेप की वजह से अमेरिका भी युद्ध में अपनी CIA के जरिए मदद पहुंचा रहा था। बस यही वो समय था जब ISIS पहली बार दुनिया में कदम रखता है। दुनिया भर से मिली फंडिंग से बगदादी अपना खुद का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और दुनिया को इस्लामिक मुल्क बनाने का सपना देखता है। अब यहाँ से सुपर पावर अमेरिका की एंट्री होती है। इस समय अमेरिका खुद ISIS को दुनिया का खतरा बताते हुए लड़ाई में कूद गया। होता यह है कि ISIS अब असद से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। उस वक्त रक्का से लेकर पलमायरा तक ISIS का कब्जा हो गया था, जो सीरिया का 35% हिस्सा था। ISIS में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे, जिनका उद्देश्य एक सच्ची इस्लामिक जीवन जीना था। अब ISIS एक ग्लोबल समस्या बन चुकी थी। 2014 ISIS इस समय अपने पिक पर था, जिससे पूरी दुनिया परेशान थी। फिर 2015 के अंत तक ISIS का धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हुआ। लड़ाकों के पास हथियार कम पड़ने लगे और सामने से अमेरिका और उसके अलायंस देश उन पर भारी पड़ने लगे। उनके ऊपर बैक टू बैक एयर स्ट्राइक होने लगे, जिससे उनका जीत पाना मुश्किल होता गया। ISIS का झंडा एक समय एलेप्पो से मोसुल तक लहराता था, लेकिन 2016 के बाद उसका पतन होना शुरू हुआ। वह अपने कब्जे वाले इलाके धीरे धीरे खोता गया। ISIS का सरगना बगदादी भी छुप छुप कर भागने लगा। और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन हम कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इस पर एक सेपरेट लंबी वीडियो बन सकती है। होता यह है कि अब ये लड़ाई असद बनाम आम नागरिक न रहकर
अब ये लड़ाई डोमिनेंस बनाने के लिए लड़ी जा रही थी। कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है ये तय कर पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब इसमें कई रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और कई बड़े देश इस वॉर में थे, और वह बच्चे जो उनकी वजह से यह सब हो रहा था वह भी इस लड़ाई में शामिल हुए थे। आज के समय में भी मुआविया असद रेजिम के खिलाफ लड़ाई में शामिल है। हथियार के कमी के कारण कई छोटे ग्रुप्स फ्री सीरियन आर्मी में मर्ज हो गए। अब हो गई इनकी बात, लेकिन सीरिया के नॉर्थ वाले इलाके में कुर्द लोग रहते थे। वह भी टाइम टू टाइम कुर्दिस्तान की मांग कर रहे थे और उनका भी सीरियन सरकार के खिलाफ लड़ाई चलती रही थी। उस समय असद चारों ओर फंसा हुआ था। एक तरफ ISIS, फ्री सीरियन आर्मी और कुर्द लड़ाके, ये चारों अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे, और जो बाहर के देश है इनको ये सपोर्ट करने लगते हैं अपने अपने आइडियोलॉजिकल मकसद से। और ये सिविल वॉर 20वीं सदी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर हो जाती है, जिसमें बड़े बड़े सुपर पावर्स एक ही बैटलफील्ड में दिखते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बशर अल असद फ्री सीरियन आर्मी को पीछे नहीं हटा पाते थे, क्योंकि फ्री सीरियन आर्मी को बाहर से हथियार मिल रहे थे। बाद में धीरे धीरे दोनों ही बैकफुट पर जाने लगे। 2018 आते आते फ्री सीरियन आर्मी को बाहर से फंडिंग बंद होने लगी, लड़ाकों की कमी हो गई और कई देश अपनी सेना वापस लेकर लौट रहे थे। यहाँ तक कि अमेरिका भी धीरे धीरे मैदान छोड़ने लगता है। लेकिन कुछ जिहादिस्ट ग्रुप्स अभी भी अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ रही है, वह भी बहुत छोटे स्केल पर। फिलहाल उनको बाहर से सपोर्ट मिलना बंद हो गया है। कई देश अब इस लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। बजाय इसमें आम नागरिक अपनी मौत की कीमत चुका रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि एक 14 साल के बच्चे की तरफ दीवार पर लिखी गई लाइन से इतनी बड़ी युद्ध छेड़ेगी कि 7 पुश्तें याद रखेगी।